Hello everyone, welcome to All in Science World Education. Myself Divya Jain, and today we learn about the cell organelles. So dear friends, in our last lecture we learned about the nucleus and the difference between the prokaryotic and eukaryotic cell and the difference between the animal cell and the plant cell. And now today we learn about the cell organelles. So dear friends, in the cell organelles there are many types of many cell organelles are present in the cell. So which cell organelles are present in the cell and what is the function of the cell organelles? So dear friends, cell organelles it means like mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi aperture. So ये सारे क्या है, तो ये सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं. और सेल ऑर्गेनल्स का मेन फंक्शन क्या होता है, तो जो भी सेल के अंदर की जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज़ होती है, ये सारी ही केमिकल एक्टिविटीज़ कौन करता है, तो ये सारी केमिकल एक्टिविटीज़ सेल ऑर्गेनल्स करते हैं. अब ईच एंड एवरी सेल, हर एक सेल को क्या करना पड़ता है, तो हर एक सेल को एनवायरनमेंट से अपने आप को अलग करना पड़ता है और इसीलिए वो क्या करता है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है. नाउ तो अब हम टेक्स्ट बुक के हिसाब से देख लेते हैं कि क्या बताना चाह रहा है. एवरी सेल हैज़ अ मेम्ब्रेन अराउंड इट टू कीप इट्स ओन कंटेंट सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. मतलब कि हर एक जो ऑर्गेनल्स है, हर एक सेल है, उसके पास में अपना खुद का एक कंटेंट होता है. अपने खुद के कंटेंट को एनवायरनमेंट से सेपरेट करने के लिए वो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर करता है एंड अपने आसपास में मेम्ब्रेन को बाउंड करता है. लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स including a cell from multicellular organisms need a lot of chemical activities to support their complicated structure and function. It means कि जो large and complex cells है उनके अंदर क्या होता है, तो ऐसे multicellular organisms जो है जिनके अंदर ऐसे कॉम्प्लेक्स सेल्स है, तो उनको बहुत सारी ऐसी केमिकल एक्टिविटीज़ करने की रिक्वायरमेंट होती है. और एट द टाइम क्या करते हैं, तो एट द टाइम उन लोगों को अलग अलग फंक्शंस करने के लिए अलग अलग काइंड्स ऑफ अलग अलग एक्टिविटीज़ करने के लिए उनको ऑर्गेनल्स की रिक्वायरमेंट रहती है. टू कीप दिस एक्टिविटीज़ टू डिफरेंट काइंड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. और ये जो एक्टिविटीज़ है, मतलब एक दूसरे से अलग करने वाली एक्टिविटीज़ है, तो ये एक दूसरे से उनको क्या करती है, डिफरेंट काइंड्स, अलग तरीके से उसको अलग करती है, एक दूसरे से डिफरेंट करती है. These cells use the membrane bound little structures और organelles. अब ये जो सेल के छोटे छोटे मेम्ब्रेन बाउंडेड छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, तो उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनल्स. विदिन देम सेल, मतलब कि सेल के अंदर जो आए हुए छोटे छोटे स्ट्रक्चर है मेम्ब्रेन बाउंडेड, उनको हम ऑर्गेनल्स बोलते हैं. एंड दिस इज वन ऑफ द फीचर of the eukaryotic cell that distinguishes them from the prokaryotic cells. Some of these organelles are visible only within the electron microscope. मतलब कि ये जो डिफरेंस बिटवीन, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स, तो दिस इज द वन ऑफ द डिफरेंस. सेल ऑर्गेनल्स जो है वो एक डिफरेंस है, क्योंकि वो क्या है कि वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में डिफरेंस क्रिएट करते हैं कि जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होता है. तो ये एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है उनके बीच में. और बहुत सारे ऑर्गेनल्स ऐसे हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ये ऐसे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ऐसे जो बहुत से ऑर्गेनल्स हैं, तो जिनको देखने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए हम उसको देख सकते हैं. तो ये जो चीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसके लिए. लास्ट लेक्चर में हमने न्यूक्लियस के बारे में बातचीत की थी, जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स, अब और आज के लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं. तो वो कौन कौन से ऑर्गेनल्स है, तो ये जो ऑर्गेनल्स के बारे में हम आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं, वो ऑर्गेनल्स यूकैरियोटिक वो ऑर्गेनल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपर्चर एंड लाइसोसोम्स, प्लास्टिड्स, ये सारे ऑर्गेनल्स इंक्लूडेड होते हैं. बट इन द टुडेज लेक्चर वी ओनली लर्न द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड lysosome and Golgi aperture. So let's start our today's topic, main topic,
ईच एंड एवरी ऑर्गेनल जो है वो आपको एग्जाम के अंदर 2 और 3 मार्क्स में पूछा जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से। सो डियर फ्रेंड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्यूब्स एंड शीट्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है वो बहुत ही बड़ा नेटवर्क है जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्यूब्स और शीट्स का बना हुआ है, मतलब कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्यूब्स जैसा स्ट्रक्चर है, जिसका मेन स्ट्रक्चर जो लुक लाइक कैसा होता है, तो लुक लाइक अ लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है इसका, या फिर राउंड शेप स्ट्रक्चर हो सकता है, ऑब्लोंगेटेड बैग्स जैसा भी स्ट्रक्चर हमें इसमें दिखता है। अब ईआर जो है फ्रेंड्स, मैं पहले आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के टाइप्स कितने हैं और उसके मेन फंक्शंस क्या है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है वो मेनली 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज द RER, इट मीन्स द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एंड द सेकेंड वन इज द SER, इट मीन्स द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। सो डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज मीन बाय द RER? तो हमने RER को RER क्यों बोला? ER मतलब तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, बट RER इट मीन्स अ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, तो हमने ऐसा क्यों बोला? सो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की जो सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर एक स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटे छोटे, और ये जो स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या करते हैं, वो पार्टिकल्स जो है वो रिबोसोम्स होते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की सरफेस के ऊपर अटैच होते हैं। तो ये जो सरफेस पे अटैच होते हैं, इसकी वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की जो मेन सरफेस है वो कैसी हो जाती है, तो वो सरफेस रफ हो जाती है, और जैसे ही वो सरफेस रफ हो जाती है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो इस टाइप के जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम्स है उनको हम क्या बोलते हैं? RER, इट मीन्स अ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एंड द सेकेंड वन इज द SER, इट मीन्स अ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। सो डियर फ्रेंड्स, इन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कोई भी उनकी सरफेस के ऊपर रिबोसोम्स नहीं होते हैं। तो ये जो रिबोसोम्स हैं ये SER में नहीं होते उनकी सरफेस पे, इसीलिए हम उनको SER बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो डियर फ्रेंड्स, अब बात आती है फंक्शंस की। तो जो फंक्शंस की बात हम करेंगे तो दोनों के फंक्शंस भी डिफरेंट है, और फंक्शंस जो है वो इस तरह से हैं कि RER का जो फंक्शन है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है वो सबसे फर्स्ट प्रोटीन मैन्युफैक्चर करता है, वो प्रोटीन मैन्युफैक्चर करता है और अलग अलग प्लेसेस पे उसको क्या करता है, जहाँ पे उसकी नीड्स होती है वहाँ पे उसको पहुँचाता है। एंड द SER के बारे में जब हम बात करेंगे तो SER जो है उसका मेन फंक्शन क्या है, तो उसका मेन फंक्शन है कि फैट मॉलिक्यूल्स को वो मैन्युफैक्चर करता है और लिपिड्स को मैन्युफैक्चर करता है, और उसको भी अदर बॉडी पार्ट्स के जो भी पार्ट्स है बॉडी के हमारे, वहाँ पे जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे पहुँचाता है। अब इसके बाद में एक जो डिफाइन आती है वो मेन है इसके अंदर, मेम्ब्रेन बायोजिनेसिस। तो मेम्ब्रेन बायोजिनेसिस क्या है, तो SER जो है वो मैन्युफैक्चर करता है फैट मॉलिक्यूल्स को, लिपिड्स को, इम्पॉर्टेंट फॉर द सेल फंक्शन, जो सेल फंक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है, और कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स ऐसे हैं जो सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्पफुल होते हैं। तो ये जो प्रोटीन्स और लिपिड्स है जो सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं, इसी वजह से ये जो प्रोसेस है पूरी, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो इस प्रोसेस को मेम्ब्रेन बायोजिनेसिस कहते हैं। तो चलिए अब हम टेक्स्ट बुक के हिसाब से हम देख लेते हैं कि क्या बताना चाह रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के बारे में, और आप शॉर्ट नोट को किस तरह से लिखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर तो हम उसकी स्ट्रक्चर लिखेंगे, जिसके अंदर हम लिखेंगे कि इट लुक्स लाइक अ लॉन्ग ट्यूब्यूल और अ राउंड और ऑब्लोंगेटेड बैग्स। तो जो लॉन्ग ट्यूब शेप है, राउंड और बैग लाइक स्ट्रक्चर है। द ER मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन द स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ER का जो मेम्ब्रेन है वो सिमिलर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर से। देयर आर 2 टाइप्स, जैसे कि मैंने आपको बता दिया 2 टाइप्स है उसके, ER के, RER और SER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, और SER इट मीन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब RER के बारे में हम जानते हैं, तो जो आपको मेन डिफाइन है RER की वो यहाँ पे बता रहे हैं कि RER लुक्स रफ अंडर अ माइक्रोस्कोप। RER जो है वो हमें माइक्रोस्कोप के अंदर अगर हम देखें तो वो कैसे दिखते हैं, हमें रफ दिखते हैं, बिकॉज इट हैज़ अ पार्टिकल्स कॉल्ड अ रिबोसोम्स अटैच टू इट्स सरफेस, क्योंकि उसके जो है वो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो उसकी सरफेस के ऊपर अटैच होते हैं रिबोसोम्स के। द रिबोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन द ऑल द एक्टिव सेल
रिबोसोम्स जो है वो सारे ही एक्टिव सेल्स में प्रेजेंट होते हैं एंड आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर, जो प्रोटीन मैन्युफैक्चर की मेन साइट है। द मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन आर देन सेंड टू वेरियस प्लेसेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन नीड यूजिंग ER। इट मीन्स कि ER का यूज़ करके वो मेन जो साइट होती है वहाँ तक पहुँचते हैं जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है। और आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर, जो प्रोटीन मैन्युफैक्चर की मेन साइट्स हैं। द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन आर देन सेंड टू द वेरियस प्लेसेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन अ नीड्स यूजिंग द ER। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का यूज़ करके जिस सेल को जिस हिसाब से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है उसी तरह वो RER उसको क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे। एंड द SER, अब आता है SER का फंक्शन। तो डियर फ्रेंड्स, SER का क्या फंक्शन है? तो द SER हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द फैट मॉलिक्यूल्स और अ लिपिड इम्पॉर्टेंट फॉर अ सेल फंक्शन। मतलब कि SER जो है वो फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड को मैन्युफैक्चर करने में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और सेल फंक्शनिंग के लिए भी हेल्पफुल होते हैं ये प्रोटीन और लिपिड। सम ऑफ दिस प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन अ बाइंडिंग Some of these proteins and lipids help in a binding of the cell membrane and this process is called a membrane biogenesis। तो ये membrane biogenesis की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफाइन है जो आपको एग्जाम के अंदर 1 मार्कर क्वेश्चंस में पूछी जाती है कई बार। Some other proteins and lipids function as a enzyme and hormone। और जो दूसरे प्रोटीन्स और लिपिड्स है वो एज अ हार्मोन और एज अ एंजाइम फंक्शन करते हैं। ER is a very gently and in the appearance in a different cell। अलग अलग सेल में उसका अलग अलग फंक्शंस होता है और अलग तरह के हमें दिखते हैं। It always form a network system। ये जो है वो हमेशा एक नेटवर्क सिस्टम फॉर्म करता है। Thus one function of ER, एक और फंक्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का, is to serve the channel for the ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स, जो मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक चैनल क्रिएट करता है बिटवीन द अलग अलग रीजन, जो साइटोप्लाज्म के अलग अलग रीजन है और जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच का जो रीजन है, इन सब के बीच में एक क्या चेन क्रिएट करता है, एक चैनल क्रिएट करता है जो मटीरियल्स को, मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करे। अब जो मटेरियल्स जैसे कि स्पेशली प्रोटीन्स जो मैन्युफैक्चर होते हैं, जो लिपिड्स मैन्युफैक्चर होते हैं, तो इन सब को क्या करता है, इन सब को मेन ट्रांसफॉर्मेशन ER करवाता है। द ER ऑल्सो फंक्शनिंग एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग अ सरफेस। ER जो है वो मेन फंक्शन करता है जो साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क में सरफेस प्रोवाइड करता है। एंड फॉर सम ऑफ बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ जो सेल की होती है उसके लिए मेन सरफेस प्रोवाइड करता है। इन द लिवर सेल्स ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड अ वर्टिब्रेट्स। अभी हमें सिर्फ वर्टिब्रेट्स याद रखना है। जो लिवर सेल्स होते हैं जिसके अंदर एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं, जो लिवर सेल्स है वो ग्रुप ऑफ द एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। SER प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजनस एंड ड्रग्स। अब जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर जो लिवर है, तो लिवर के अंदर जो सेल्स है उसके अंदर SER मेन रोल प्ले करता है जिसके अंदर वो डिटॉक्सिफाई करता है जो भी पॉइजनस ड्रग है या कोई भी पॉइजनस ड्रग, कोई भी पॉइजनस थिंग्स है तो उसको क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है, जिसकी वजह से वो हेल्पफुल है। तो ये था हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब हम देखेंगे गोल्गी एपर्चर के बारे में। सो डियर फ्रेंड्स, गोल्गी एपर्चर के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आता है जो हमारा फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चन है। ऐसे तो फर्स्ट नहीं बोल सकते क्योंकि इस पूरे टेक्स्ट बुक के अंदर, मतलब कि आपके ये 5th चैप्टर के अंदर, पूरे टेक्स्ट बुक के अंदर तो हम नहीं बोलेंगे, बट जो ये हमारी 5th चैप्टर है, 5th चैप्टर में 1 मार्कर क्वेश्चन में ये किसने क्या डिस्कवर किया, तो उसके अंदर का ये मेन 3rd क्वेश्चन आता है। जैसे कि फर्स्ट हमने देखा था कि फर्स्ट सेल किसने डिस्कवर किया, तो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। उसके बाद में हमने देखा कि न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया। और अब हम देखेंगे कि गोल्गी एपर्चर का डिस्कवर किसने किया या किसने सबसे फर्स्ट उसको देखा। तो गोल्गी एपर्चर को सबसे फर्स्ट कैमिलिनो गोल्गी नाम के साइंटिस्ट ने देखा।
अब आपके सामने ये जो ऑरेंज बॉक्स के अंदर जो पूरी ये हिस्ट्री दी हुई है वो कैमिलिनो गोल्गी के बारे में आपको दिया हुआ है कि उनकी लाइफ हिस्ट्री क्या है, उन्होंने कहाँ से क्या स्टडी किया है, उनको कहाँ से क्या अवार्ड्स मिले, तो ये सारी चीज़ें हमें उसके अंदर से लिखा हुआ है। तो ये ऑरेंज बॉक्स के अंदर से आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, बट आप फॉर इन्फॉर्मेशन उसको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और कुछ आपको जानने मिलेगा किसी साइंटिस्ट के बारे में, तो आप इसको एक बार ज़रूर पढ़िएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं शॉर्ट नोट गोल्गी एपर्चर के बारे में, जिसको कैमिलिनो गोल्गी ने डिस्कवर किया। कैमिलिनो गोल्गी ने फर्स्ट उसको आइडेंटिफाई किया था। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं गोल्गी एपर्चर। गोल्गी एपर्चर को फर्स्ट डिस्कवर जो किया, फर्स्ट डिस्क्राइब बाय द कैमिलिनो गोल्गी, कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स, जिसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स होते हैं, और वो जो है वो अरेंज होते हैं अप्रोक्सीमेटली पैरेलल होते हैं एक दूसरे से इन अ स्टैक कॉल्ड सिस्टम्स। जो एक जैसे कि हमें एज एग्जाम्पल ले कि हम कॉइन्स जो होते हैं हमारे पास में, उस कॉइन्स को एक के ऊपर एक रखें तो ये जो हमें स्ट्रक्चर दिखता है उस तरह का कुछ सिमिलर स्ट्रक्चर इसका होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम्स कहते हैं। दिस मेम्ब्रेन्स ऑफ देन हैव अ कनेक्शंस विथ द मेम्ब्रेन्स of ER and therefore constitute another portion of a complex cellular membrane system। और ये जो है वो कनेक्शन रखता है मेम्ब्रेन और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच में। इसका मेन फंक्शन क्या है, तो मेन फंक्शन जो है वो ये होता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन था प्रोडक्शन, अभी जो प्रोडक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है तो ये उसका पैकेजिंग करता है एंड उसको डिस्पैच करता है वेरियस टारगेट इनसाइड और आउटसाइड ऑर्गेनिजम्स में, उसको भेजता है। तो चलिए अब हम देखते हैं गोल्गी एपर्चर का फंक्शन क्या है। सो द मटीरियल सिंथेसाइज्ड नियर द ER इज पैकेज्ड एंड dispatched to various targets inside and outside the cell through the Golgi aperture। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि ये मेन फंक्शन है इसका, कि जो जो प्रोड्यूस करता है, जो प्रोडक्शन करता है, उसको क्या करता है, पैकेजिंग एंड डिस्पैच करने का फंक्शन गोल्गी एपर्चर का है। इट्स अ फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज, इसका मेन फंक्शन में हम इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं कि एज अ स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स। वेसिकल्स में जो प्रोडक्ट्स है उसको भी वो क्या करता है, मतलब कि वेसिकल्स के अंदर, अपने वेसिकल्स के अंदर वो स्टोरेज भी करता है प्रोडक्ट्स को, मॉडिफिकेशन भी करता है और पैकेजिंग भी करता है। इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर्स में बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर, कुछ केसेस में ये कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में भी कन्वर्ट करने का फंक्शन करता है। एंड द गोल्गी एपर्चर इज ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, जो लाइसोसोम्स के फॉर्मेशन में भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये था हमारा गोल्गी एपर्चर के बारे में शॉर्ट नोट। अब हम देखते हैं लाइसोसोम के बारे में। सो डियर फ्रेंड्स, लाइसोसोम structurally lysosomes are a membrane bounded sacs filled with the digestive enzyme। अब जो लाइसोसोम है वो डाइजेस्टिव एंजाइम से फिल्ड होता है। हम लाइसोसोम्स को, अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि लाइसोसोम्स को हम एज अ सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, तो क्यों हम लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग कहते हैं। तो लाइसोसोम्स जो है वो क्या करता है, तो वो खुद ही, कई बार ऐसा होता है कि इफ द सेल, अगर उसका खुद का ही सेल डैमेज हो रहा है या फिर कोई रॉन्ग प्रोडक्शन हो रहा है, तो क्या करेगा, उस टाइम पे लाइसोसोम्स जो है वो क्रैक हो, उसकी जो वॉल्स है वो क्रैक हो जाएगी और लाइसोसोम्स जो है वो क्या कर लेगा, पूरे ही सेल को एंग्लोफ कर लेगा और फिर खुद ही अपने पूरे ही सेल का डाइजेशन कर लेगा। इसीलिए हम लाइसोसोम्स को एज अ सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो लाइसोसोम्स के, ये एक आपका मेन साइंटिफिक रीजन हो गया कि गिव द साइंटिफिक रीजन व्हाई द लाइसोसोम is called a suicidal bag। Now structurally lysosomes are membrane bounded sac filled with the digestive enzyme। lysosome जो है वो structurally membrane bounded structure है जो जिसके अंदर digestive enzymes filled होते हैं। These enzymes are made by RER और ये enzymes जो है वो RER के थ्रू made up होते हैं। Lysosomes are a kinds of waste disposal system of the cell। lysosomes जो है वो अलग अलग तरह की, अलग टाइप की वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है सेल की। एंड दिस हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटीरियल एज वेल एज बॉर्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स। मतलब कि ये जो सिस्टम है वो जो
सेल की जो भी सेल की हार्मफुल थिंग्स है, फॉरेन मटेरियल्स मतलब कि बाहर से आने वाले जो भी मटेरियल्स है उसको क्या करता है, तो उसको ये क्लीन करता है एंड उसको वॉर्न आउट करता है सेल ऑर्गेनल्स में। देन फॉरेन मटेरियल्स आर एंटरिंग द सेल, जब फॉरेन मटेरियल सेल में एंटर होते हैं, सच एज अ बैक्टीरिया ऑफ फूड के बैक्टीरिया एज वेल एज अ ओल्ड ऑर्गेनल्स एंड अप, जहाँ पे ओल्ड ऑर्गेनल्स भी खत्म होने की कंडीशन में होते हैं, क्रैक मतलब कि किल होने की कंडीशन में, इन द लाइसोसोम्स, जो लाइसोसोम्स में, तो विच ब्रेक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू द सिंपलर सब्सटेंस, तब क्या करता है, तो ये जो है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपल सब्सटेंस में उसको ब्रेक डाउन करता है। एंड देन लाइसोसोम्स आर एबल टू डू दिस बिकॉज they contain the powerful digestive enzymes capable of breaking down all the organic material। अब लाइसोसोम जो है वो एबल होते हैं ऐसे जो ऑर्गेनिज्म मतलब कि ऐसे जो भी सेल्स है जो हार्मफुल है, जो फॉरेन पार्टिकल्स है, किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स को किल करने के लिए हेल्पफुल मतलब कि कैपेबल होते हैं। तो क्यों? क्योंकि उनके अंदर ऐसा कैपेबल ऐसे पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो किसी भी सब्सटेंस को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ड्यूरिंग द डिस्ट्रीब्यूशन इन द सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म में जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो कोई भी जो मटेरियल प्रोड्यूस होता है तो उसको किल करने का जो कैपेसिटी है वो किस में है, वो लाइसोसोम में है। नाउ फॉर एग्जाम्पल व्हेन द सेल गेट्स, जब सेल में डैमेज होता है, व्हेन द सेल गेट्स डैमेज्ड लाइसोसोम्स में ब्रस्ट एंड, तब लाइसोसोम क्या हो जाता है, तब लाइसोसोम ब्रस्ट होता है मतलब फट जाता है। एंड देन द एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल, तब एंजाइम जो है वो अपना खुद का ही सेल डाइजेस्ट कर लेते हैं। देयरफॉर लाइसोसोम आर ऑल्सो नोन एज द सुसाइडल बैग्स ऑफ अ सेल, और इसी वजह से हम लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहते हैं सेल की। तो डियर फ्रेंड्स, ये था आपका एक साइंटिफिक रीजन कि व्हाई द लाइसोसोम्स आर कॉल्ड अ सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। एंड द सेकेंड क्वेश्चन आपको इसी शॉर्ट नोट के अंदर पूरे लाइसोसोम के बारे में एज अ शॉर्ट नोट आपको पूछा जा सकता है। तो आज हमने 3 मेन ऑर्गेनल्स के बारे में जानकारी ली, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, देन द सेकेंड वन हमने देखा गोल्गी एपर्चर, एंड द थर्ड हमने देखा लाइसोसोम्स के बारे में। और हम अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, वेसल्स के बारे में, और जो आगे का हमें सेल डिवीजन के बारे में, प्लास्टिड्स के बारे में हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर ये जो चारों चीज़ें वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारी टॉपिक रहेंगी, और वो लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का। सो डियर फ्रेंड्स, बहुत ही ध्यान से देखिएगा हमारा नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।